हैं। सबसे पहले गलवान घाटी की जो घटना है, जिसको आपने कहा कि ये संभवतः मेरे करियर के सबसे दुखद दिनों में से था, जिस दिन वो कैजुअल्टी की खबर आपको मिली, उसको मैं थोड़ा विस्तार से आपकी नज़र से एक बार फिर से समझना चाहता हूँ। जून 2020 का वो मामला उस तरह का कभी हुआ नहीं था कि दोनों आर्मीज़ के पास वे लोग दोनों ही संभवतः हथियार बंद थे, बट उन्होंने अनकन्वेंशनल किस्म के हथियारों का इस्तेमाल किया, वो बार्ब्ड वायर के डंडे। और वो कैसे इस तरह की घटना बन गई, वो हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया, या वो लोग प्लान करके आए थे, हमें सिर्फ रिटेलिएट ही करना, कोई और विकल्प था नहीं, सिर्फ वो एक तंबू दो तंबू उन्होंने जो लगाया था उसको हम तो उसके ख़िलाफ़ विरोध करने ही गए थे, हमारी जो टीम गई थी वहाँ। उस पूरी कहानी को अगर आप फिर से दोहरा करके बता सकें। देखिए, जो हमारे और चीन के साथ जो बाउंड्री है, जिसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, वो 3000 किलोमीटर से ज़्यादा है जी। और वो अनडिमार्केटेड है। ऐसे कोई बाउंड्री पिलर लगे नहीं है जिससे कि पता चलता है कि यहाँ तक अपना एरिया है और उसके बाद दूसरे देश का एरिया शुरू हो गया। जो इंटरनेशनल बाउंड्री है पाकिस्तान के साथ, हर कुछ फासले पर एक बाउंड्री पिलर लगा हुआ है, तो फिर क्लियर होता है कि कौन कहाँ पर है। तो अभी 3000 किलोमीटर में ऐसे कोई ना कोई बार्ब्ड वायर है, ना कोई पिलर है, ना कोई ऐसे दूसरे किस्म का चिन्ह है। तो इसलिए एकदम से कहना कि बाउंड्री कहाँ पर है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इस एरिया में कई ऐसे इलाके हैं जो दोनों देश मानते हैं कि वो उनका है। हम मानते हैं कि हमारे वो एरिया हमारा है, वो चीन मानता है कि वो उनका है। ऐसे 1 दर्जन ऐसे इलाके होंगे और जहाँ पे इस किस्म के घटनाएं और तनाव होता रहता है। ये नहीं कि गलवान जैसे पहले बार ही हुआ है। तो इसे हम फेस ऑफ कहते हैं। दोनों पेट्रोलिंग पार्टी आमने सामने आ जाती है। तो साल में अलग अलग जगह में 10 बार होता होगा। और इस किस्म की स्थिति को निपटने के लिए कई एग्रीमेंट और प्रोटोकॉल हैं। बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, प्रोटोकॉल्स है कि ऐसे जब आमने सामने आ जाते हैं तो किस तरह से इससे निपटना है ताकि बात और ना बिगड़े। लेकिन ये सारे प्रोटोकॉल और एग्रीमेंट तब काम करेंगे जब दोनों साइड उसका पालन करेगी। अगर एक साइड ही उसको मानेगी और पालन करेगी और दूसरे साइड उसको मान्यता नहीं देगी या सेलेक्टिवली उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर तो ऐसे किस्से ज़रूर होंगे। तो यही धीरे धीरे होता रहा कि वो एग्रेसिव तौर पे और आगे बढ़ने लगे, जिसका हमें मुकाबला करना पड़ा। P14 पर जहाँ पर भी है पी अलग अलग, जैसे मैं कह रहा था, अलग अलग जगह पे। घटना तो वहीं से P14 से शुरू हुई थी। हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ से शुरू हुई, क्योंकि पूरे बाउंड्री में ऐसे घटनाएं पहले से भी हो रही थी, अब भी होते होंगे। अब का तो मैं कह नहीं सकता। तो P14 ही एक जगह थी जहाँ पर कैजुअल्टी हुए दोनों तरफ। बाकी जगह जब ऐसे घटनाएं होती है, थोड़ा धक्का बुक्की होती है, गाली गलौच होते हैं, लेकिन लॉस ऑफ लाइफ हाँ पहले बार यहाँ पर हुआ क्या था सर? मतलब सिर्फ उन्होंने टेंट लगा लिया था और हमारी टुकड़ियाँ उन्हें रोकने गई थी? जैसे हुआ कि फेस ऑफ हुआ है, तो फेस ऑफ के दौरान कभी कभी जैसे कहा कि अगर आप जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो नहीं करेंगे तो बात बिगड़ सकती है, और हीट ऑफ द मोमेंट में ऐसे हो जाता है या हो सकता है। और इसलिए हम हमेशा कहते आ रहे हैं कि अगर कोई एग्रीमेंट हो तो उसको लेटर एंड स्पिरिट में उसका पालन करना चाहिए और सेलेक्टिवली नहीं। सर, क्या ऐसा है कि इस घटना के बाद सेना की जो लीडरशिप है वो PLA को सबक सिखाने के बारे में सोच रही थी?
नहीं, ऐसे तो कोई ख़ास ये नहीं है कि मिलिट्री लीडरशिप या गवर्नमेंट के स्तर पे ऐसे कोई टिट फॉर टैट रिएक्शन इस तरीके से हम काम नहीं करते। हम ठंडे दिमाग से काम करते हैं और जो भी करना है वो सोच समझ के और होल ऑफ नेशन अप्रोच से। और जो हमने करना था वो पॉलिटिकल लेवल पे बातचीत हुई, डिप्लोमेटिक लेवल पे हुई, मिलिट्री लेवल पे हुई, और फिर जो ये हॉट स्पॉट्स थे वहाँ से वो जहाँ एकदम आमने सामने खड़े थे और ऐसे क्लैश होने के ज़्यादा चांस थे, वहाँ से हम वापस अपने अपने कुछ दूरी तक हम म्यूचुअली हम पीछे गए। जो कैजुअलिटी की खबरें हैं वो आप तक जब पहुंची आप कहाँ थे? और क्योंकि एक बार में भी खबरें पहुंच गई थी कि इतनी कैजुअलिटी हमारे एंड पे हुई हैं, या पहले हुआ था कि कोई फेस ऑफ हुआ है और अगली, चूँकि रात में ये सब हो रहा था तो अगली सुबह फिर हमें पता चला कि कैजुअलिटी लगभग इतनी है। रिपोर्टें तो धीरे धीरे आते रहते हैं कि नहीं कि एकदम से जैसे कुछ कोई घटना होती है, इंसिडेंट होते हैं तो एक प्रोसीजर है कि आपके सीनियर को रिपोर्ट करना है। वो थोड़ी देर लेता है स्थिति को समझने के लिए, बाकी इलाकों से भी खबर लेके, तो ऐसे करते करते वो आर्मी हेडक्वार्टर तक वो खबर पहुंचती है। तो एकदम से ऐसे 20 हमारे जवान शहीद हुए हैं, एकदम से तो ऐसे रिपोर्ट नहीं आई, वो धीरे धीरे आते रहे, लेकिन तकरीबन आधे दिन 12-15 घंटे में पता चल ही गया था कि शायद इतने लोग घायल हुए हैं। उस तरफ कितनी कैजुअलिटी हुई होगी इसको लेकर के बहुत सारी बातें हुई और अलग अलग क्लेम्स भी हैं, कुछ इंटरनेशनल क्लेम्स भी हैं, हमारे यहाँ भी कुछ लोगों ने दावे किए, पर वो पता करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि चीन में इस तरह की सूचनाएं सार्वजनिक न किए जाने का इतिहास है। पर क्या कुछ इंटरनल असेसमेंट था आर्मी लीडरशिप का कि कितने लगभग लोग उधर गए होंगे? तो चीन ने पहले तो पूरा ही मना कर दिया, इनकार कर दिया कि उनके कोई कैजुअलिटी हुए, लेकिन 2-4 महीनों के बाद उन्होंने 4 या 5 की घोषणा की कि उनके भी हुए, इंक्लूडिंग उनके तरफ जो कमांडिंग ऑफिसर था, हमारे कर्नल बाबू के तो डेथ हुई थी, लेकिन उनके भी जो कमांडिंग ऑफिसर थे लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक में, तो वो उन्होंने कबूल किया कि हमारे कैजुअलिटी हुए हैं। तो उनके कितने हुए हैं, 4 हुए हैं या 40 हुए हैं, उससे इतना ये महत्व नहीं है, या हम इस नंबर्स गेम में नहीं पढ़ना चाहते कि हमारे 20 हुए तो उनके 40 होने चाहिए तभी हम जीत मानेंगे या ऐसे कुछ। देखने वाली बात यह है कि 1979 के बाद पहली बार चाइना का कोई नुकसान हुआ है, और इतने सालों से 79 से लेकर 2020 तक लगातार वो अपने जो छोटे पड़ोसी देश हैं उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करता आया है, और इस ज़ोर ज़बरदस्ती में उनका बिना कोई नुकसान पहुँचे जो वो करना चाहते हैं वो उन्होंने किया है। जैसे हम कहते हैं बुली, तो नेबरहुड बुली के तौर पर वो करते गए जो उन्हें पहली बार उनको झटका लगा, तो वो झटका 4 का हो या 40 का हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पहले बार उनको पता चला कि ये जो उनकी रणनीति है कि धीरे धीरे हम जो मर्जी करना है करते रहेंगे और कोई हमारा विरोध नहीं करेगा, ये उनको धक्का बहुत ज़ोर का पड़ा। सर, गश्त पर जब अपने जवान जाते हैं पेट्रोलिंग पर, तो कौन से हथियार उनके पास उस समय रहते हैं? मतलब पूरी तरह से हथियार बंद होते हैं, सब रहता है उनके पास, या? तो जब किसी ऑपरेशन में जाते हैं तो उस ऑपरेशन का जो मकसद है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो हथियार ले जाने की ज़रूरत है वो ले जाते हैं। साथ में ये भी कंटिजेंसी प्लानिंग होती है कि अगर कुछ हुआ तो और
किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो भी साथ में ले जाते हैं। मान लो हम 48 घंटे के पेट्रोल पर जा रहे हैं, लेकिन हमारे प्लानिंग में ये भी होता है कि मान लो 48 घंटे में कोई तूफ़ान आ गया या ऐसे कुछ हुआ और 24 घंटे रहना पड़ा, तो फिर उसके लिए क्या और तैयारी करनी चाहिए। तो अगर वो उसकी तैयारी यह है कि एक दिन का और इमरजेंसी राशन साथ में ले जाओ, तो वो भी ले जाते हैं। तो जब कभी हम बाहर निकलते हैं, चाहे वो हथियार हो, एम्युनिशन हो, क्लोथिंग हो, टेंटेज, किसी चीज़ की ज़रूरत है, उस ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए हर तरीके से तैयार होकर जाते हैं। तो ये मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। इसमें दोबारा कोई मतलब विचार करने की ज़रूरत भी नहीं। अगर आप कंपनी कमांडर के तौर पे अपने सीनियर जेसीओ या कोई को बोलो कि चलो कल ऐसे ऐसे पेट्रोल के लिए जाना है, तो वो सारी चीज़ें अपने आप तैयार हो जाएंगी। कंपनी कमांडर को सिर्फ एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा कि हाँ सब ठीक ठाक है। तो जब वो बार्ब्ड वायर वाले क्लब से सर डंडों से हमारी सेना पर हमला किया, सेना की टुकड़ी पर, तो हमारी सेना ने के पास तो बार्ब्ड वायर जैसे हथियार नहीं रहे होंगे, तो हमने मुकाबला कैसे किया? तो जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया था कि एक लेट डाउन प्रोटोकॉल है, तो हम तो उस लेट डाउन प्रोटोकॉल के हिसाब से तैयारी करके गए हैं। वो अगर दूसरे साइड अगर उसको वायलेट करें या उसका पालन ना करें, तो ही इज़ इन द रॉन्ग, उनकी गलती है और उनको वो मानना पड़ेगा कि उनकी गलती है और उनकी गलती के वजह से ये चीज़ें जो हुई हैं वो इतने क्लैश हुए और इतने कैजुअल्टी हुए। लेकिन हम अपने तरफ से यही हमेशा कहते आ रहे हैं कि हम दोनों प्रोफेशनल आर्मी हैं और प्रोफेशनल आर्मी के तौर पे हमें जो भी कार्रवाई करनी है वो करनी है, और ना कि जिस तरीके से उन्होंने किया।